नमस्कार, आप देख रहे हैं गमगार समाचार लगातार और मैं आपके साथ सृष्टिजन को शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के सरायकेला में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे के बाद पूरे जगह बहुत अजीब माहौल हो गया है। ये हादसा सरायकेले के बड़ा बांबा में हुआ है। इसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें, हादसे की वजह से कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं, जबकि कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, मंगलवार सुबह 3:45 बजे के आसपास हावड़ा मेल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के बड़ा बॉम्बे रेलवे स्टेशन के पास हुआ। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस 12810 की 18 बोगी इस दुर्घटना में पटरी से उतर गई। बोगी नंबर B4 में सवार 2 यात्रियों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेलवे हूटर बजा दिया गया, जिसके बाद रेल कर्मी और अधिकारी फौरन ARMI ट्रेन से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने कड़ी सजा सुना दी है। इसके लेकर एक बड़ा फैसला आ गया है। पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तय की गई है सजा। आपको बता दें, सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूपी विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी बढ़ा दी गई है, तो वहीं नए अपराध में भी शामिल किए गए हैं, जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान भी है। 2021 में इसे विधानमंडल के पास कराकर विधिवत कानूनी जामा पहनाया गया था। तब इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना था। सोमवार को प्रस्तावित विधेयक में अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे कि यूपी विधानसभा में मंगलवार को पास कर दिया गया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की मौत के बाद भोपाल जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर 8 टीमों की कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए मैदान में उतारा गया। उसी क्रम में मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम MP नगर स्थित कोचिंग हब पहुंची, जहां कोचिंग के बेसमेंट में चल रही गतिविधियों को बंद कर उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई है। हमारी पहली प्राथमिकता कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जांच है। उसके बाद बाकी के विषयों को भी हम टेकअप करेंगे। तो क्या 15 दिन बाद उनको परमिशन मिल गई? अगर सील होने के बाद क्या प्रोसेस है कि आदमी कैसे खोले? आप जो कह रहे हैं वो मामला मैं दिखवाऊंगा किस विषय में आप बात कर रहे हैं। फिलहाल आज का जो हमारा अभियान है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जाँच का अभियान चल रहा है। सबसे पहले मैं उन छात्रों प्रति अपनी संवेदना करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक कोचिंग संचालक हूँ। साथ ही मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में घटित होने वाली घटना को संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश को अलर्ट मोड पर ला दिया। और उसका आज परिदृश्य देखने हमको मिला कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो कोचिंग संचालक छात्र के हित को ध्यान में न रख के बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे, उनके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की। इसके लिए मैं सामान्य प्रशासन विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में, क्योंकि मैं तो निःशुल्क पढ़ाता हूं, लेकिन मैं हर कोचिंग संचालक वाले से एक आग्रह निवेदन करता हूं कि जो बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य है, और इस देश के भविष्य को बचाने के लिए सत्ता, शासन और हम कोचिंग संचालकों को अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिनकी कोचिंग बेसमेंट में चल रही है वो कृपया छात्र हित को ध्यान में रखते हुए। शिरोमणि अकाली दल में मचा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कोर कमेटी भंग होने के बाद अविश्वद की अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में 60 शामिल नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के वर्तमान विधानसभा प्रभारियों को भी इस दौरान हटा दिया गया है।
आपको बता दें कई नेताओं को पार्टियों से निकाला गया है। सत श्री अकाल जी सारे, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਬੜਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ कि देखो एडा वड्डा इशू होवे गुरु ग्रंथ साहब का, उस ते 7 साल तो वध समा हो गया सियासती होई जावे। और जो उसके मेन दोषी ने, एक नूं पहला जेल च मार दिता, एक नूं कल हीरो बना के थोड़े सामने चैनलों ते लिआंदा। जिस दोषी नूं एक एडे वड्डे नूं 9 साल तो भालदे सी कि एडा वड्डा जुल्म इसने कीता, इहनूं फांसी लगनी चाहिदी है। मैं हैरान हाँ सारे असी कि अज उसनूं हीरो बना के, अप्रूवल बना के थोड़े सामने प्रेस ते लिआंदा गया, जिहड़ा कि बहुत ही गंभीर मसला है जिस ते असीं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदे कि इन्हां गल्लां नूं बहुत सीरियसली तुसीं भी लओ। पार्टी वल्लों सारे तुहानूं डिटेल च एक पॉइंट ते आके सारा दस्सणगे सबूतां नाल। वो तां कर रहे ने सारे ड्रामे सबूतां नाल कि किवें झूठ बोल रहे हैं, किवें झूठ बोल के पंजाब नूं बर्बाद कर रहे हैं, किवें साडा सोशल भाईचारा खत्म कर रहे हैं, जो कि गुरुआं दी धरती जिस ते कदे हमेशा सरबत दे भले दी गल होई है। आप कुर्बानियां दित्तियां ने इस कौम ने देश वास्ते, कदे जुल्म दे हक च खड़ी है, कदे जुल्म वाले पासे नहीं कदे भी होई। अज उस कौम का एक एडे वड्डे धर्म का मसला होवे साडे गुरु का, तो उन्होंने 9 साल सियासती करी जाण, इस करके असीं तुहानूं सारिआं नूं बुलाया। और मैं कहांगा गरेवाल साहब नूं कि डिटेल च, क्योंकि लीगल पॉइंट ने कुछ डेट वाइज पॉइंट है तुहानूं दस्सणगे, नाल कलेर साहब बैठे, इधर बैठे सारे तुहानूं डिटेल सारी गल दस्सणगे, जिहड़ा कि मैं कहना इहनूं गंभीरता नाल लैके देश विदेश सारी दुनिया ते जाना चाहिए कि किवें पंजाब नूं बर्बाद कर देण, किवें सिख कौम दा नुकसान कर। आम आदमी पार्टी आज बीजेपी के केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शिमला में भी आम आदमी पार्टी ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपका आरोप है कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रही है। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसे कि सभी साथी जानते हैं, जग जाहिर बात है, जब तानाशाह डरता है तो वो जो सबसे मजबूत विरोधी होता है उसको या तो मार देता है या उसको फिर जेल में डाल देता है। इतिहास गवाह रहा है, द्वापर में चले जाओ, त्रेता युग में चले जाओ, कंस को जिससे भी डर लगता था उसको जेल में डालता था। उसी तरीके से हिटलर को जिससे डर लगता था उसको पहले मार देता था या उसको जेल में डाल देता था, बंदी बना देता था। आज मोदी जी को भी जिस नेता से डर लगता है उसको जेल में बिठाने का, डालने का काम ये कर रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर है, लोकतंत्र है, और आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, यहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दफनाया जा रहा है, सब जग जाहिर बात है। आज उस विरोध के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में बिठा रखा है। 3 साल से इनकी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सबने जांच करवा दी है, कर ली है। धेला भर भी आज तक नहीं मिला, चवन्नी तक भी रिकवर नहीं हुई। 3 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे नेताओं को बेल मिल चुकी है, फिर भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। सिर्फ एक ही बात का इसमें साइन नजर आता है कि ये नेताओं को जेल में बिठाना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, विपक्ष को नहीं डालना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिस तरीके का जो षड्यंत्र चल रहा है। एक कॉमन कैदी को भी जो सुविधा मिलनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को वो सुविधा भी जेल के अंदर नहीं मिल रही है। आज ये विरोध प्रदर्शन इस चीज के लिए है। मोदी जी को और अमित शाह जी को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने जेल में बिठा ही दिया है तो कम से कम उनको आप जो कॉमन कैदी को जो सुविधाएं मिलती है कम से कम उनको मिलनी चाहिए। 50 से बार पिछले कुछ दिनों में इनका
जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट कर चुका है। डॉक्टर ने बता दिया है अपनी रिपोर्ट में, डॉक्टर यहाँ तक बोल चुके हैं कि अगर बार बार यही स्थिति रही, बार बार इनका शुगर लेवल गिरा तो ये कोमा में भी जा सकते हैं। तो इतनी गंभीर स्थिति इन्होंने बनाई। जब ये चुनाव में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाए, चुनाव में मुकाबला नहीं कर पाए, तो अब ये जान पे आ पड़ी है, अब ये जान से मारना चाहते हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं कि अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है, देश की जनता तुम्हारे साथ है। और जो कॉमन आज हम लोग सेंटर की सरकार को भी ये बताना चाहते हैं, मोदी शाह जी को भी हम बताना चाहते हैं कि कम से कम नॉर्मल कैदी की तो उनको सुविधाएं दो। तो वो चीजें होनी चाहिए, उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज सड़कों पे हैं। बिल्कुल ये नेशनल कॉल था, पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन इसी चीज के लिए हो रहा है कि जो एक कॉमन कैदी को जितनी सुविधाएं मिलती है वो तो मिलनी चाहिए, यो भी नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हत्या करने देश। हल्द्वानी में रोड चौड़ीकरण की जग पर आ रहे 40 बड़े और सालों पुराने पेड़ों का प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ट्रांसप्लांट करने के निर्णय के बाद ट्रांसप्लांट की शुरुआत करते हुए आंधी में टूटे हुए निर्जीव पेड़ों को पुनर्जीवित करने के बाद ये बात कही गई है। देखिए एएनबी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन के द्वारा रोड चौड़ीकरण के निर्णय के बाद से लगातार जहां लंबे समय से रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और उसमें यहां पर कई पेड़ ऐसे थे जो सालों वर्ष पुराने थे और उसके कटने को लेकर के यहां पर आम जनमानस में और जो समाज सेवी थे उनमें कहीं ना कहीं रोष था और नाराजगी व्यक्त की जा रही थी कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर वो पेड़ काटे जा रहे हैं जो सालों पुराने हैं और जिन्होंने सालों से यहाँ पर छाया दी है, लोगों को यहाँ पर राहत दी है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई उन पेड़ों में से कुछ पेड़ों को यहाँ पर चिन्हित करके कि उन पेड़ों को द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा, लेकिन लोगों के मन में लगातार यही सवाल था कि जो प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि पेड़ों को पुनर्जीवन के लिए यहाँ पर रीप्लांट किया जाएगा वो क्या सच साबित हो सकता है। तो मैं आपको नज़ारा दिखाऊँ, आप देख सकते हैं ये उनमें से उन 40 पेड़ों में से एक पेड़ है जिसको प्रशासन के द्वारा रीप्लांट किया गया है हल्द्वानी से कुछ दूर बन रही गौशाला के क्षेत्र में। और यहाँ पर जो पेड़, इस पेड़ की अगर आपको मैं कहानी बताऊं तो ये पूर्व में आंधी आने के दौरान ये पेड़ टूट के गिर गया था, बल्कि इसे काटा नहीं गया था, ये गिर गया था और इसकी पुनर्जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इस पेड़ को पुनर्जीवन का प्रयास किया गया और रीप्लांट की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत इसको लगाया है। और लगाने के बाद अब देखिए इस पेड़ में हरी पत्तियां आने का मतलब यही है कि ये पेड़ पुनर्जीवित हो चुका है और ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है कि एक टूटा हुआ पेड़, एक निर्जीव पेड़ आप दोबारा से इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो पुनर्जीवित हो उठा है। और ये सारा कारनामा पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिशासी अभियंता है अशोक कुमार, उनकी कोशिशों के द्वारा हुआ है। उनके द्वारा कहा गया था कि जो रीप्लांट पेड़ किया गया है उसमें पूरी प्रक्रिया की गई रीप्लांट की और उसके बाद तमाम लंबी प्रक्रिया के बाद इस पेड़ को लगाया गया और ये पेड़ पुनर्जीवित हो चुका है। तो जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुखद अनुभव है। और जो समाज सेवी जो लोग इस बात को लेकर के दुखी थे कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं और उन पेड़ों का जो अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, तो वो अस्तित्व ख़त्म नहीं होगा, बच जाएगा आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता है अशोक कुमार, उनके द्वारा लगातार कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जाए। हालांकि 40 पेड़ चिन्हित किए गए हैं जिसमें से एक पेड़ को रीप्लांट कर दिया गया है और इसको रीप्लांट के बाद ये पुनर्जीवित भी हो उठा है। हरी पत्तियाँ दिखाती हैं कि ये पेड़ अब फिर से आने वाले समय में अपनी हरी पत्तियों के साथ विशाल पेड़ जब बनेगा पुनः पहले की तरह छाया देगा और हवा देगा, वातावरण को शुद्ध करने का कहीं ना कहीं इस पेड़ की तरफ से प्रयास किया जाएगा। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है जिसको लेकर के जो पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता है उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई और उनके द्वारा बताया गया कि कैसे कैसे रीप्लांट पेड़ों को किया जा रहा है और किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, किस प्रकार से आगे जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी और पेड़ों को लगातार बचाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगातार किया जाएगा। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं। देखिए, इसमें जो हमारे 13 चौराहे हैं
इसमें पेड़ों की गिनती हुई थी कि उनको चौड़ीकरण की जद में जो भी आ रहे हैं उनको काटा जाए, लेकिन इसमें हम जो हमारे प्राचीन पेड़ हैं जिनकी उम्र यहाँ पर लोकल लोग 100 साल भी बताते हैं, ऐसे पेड़ों को जो इस तरह की श्रेणी में हैं और जिनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ये हमें एक्सपर्ट से पता चला कि फाइकस प्रजाति के पेड़ जिसमें पाकड़ है, पीपल है, जो भी चौड़ी पत्ती के पेड़ हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस पर 40 पेड़ों का लिस्टिंग की गई कि इन सभी 13 चौराहों पर जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के पेड़ हों उनको चिन्हित कर लिया जाए। और इस बीच में हमारी प्रोसेस चली रही थी कि एक पेड़ जो 100 साल पुराना पेड़ बताते थे नरीमन चौराहे में, वो अचानक गिर पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसको भी तत्काल ट्रांसप्लांट के लिए हल्दू चौड़ जो गौशाला में लैंड थी वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया है। और खुशखबरी यह है कि वो इस समय जीवित है और उसमें पत्तियाँ, उसमें ब्रांचेस निकल आई हैं। और जो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस है वो हमने करीब 15-20 पेड़ों में स्टार्ट कर दी है। इसको विभिन्न स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले इसमें लॉपिंग करते हैं, जो भी ब्रांचेज टहनियाँ हैं उनको कटाया जाता है और उसमें फिर एक फंगीसाइड का लेपन होता है और सीलेंट लगाया जाता है ताकि नमी और पानी का कोई असर ना हो। इसके अलावा उसकी जड़ में डी रूटिंग के लिए वहाँ 1-1.5 मीटर की परिधि में मिट्टी को हटाया जाता है और एक फ्रेश मिट्टी जिसमें विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स भी होते हैं वो डाला जाता है और उससे रूट, उनकी नई रूट निकलनी शुरू हो जाती है और जो पुरानी रूट है उनको काट दिया जाता है। और ये करीब 1.5 से 2 महीने 3 महीने करीब ये प्रोसेस चलती है। इस प्रोसेस को पूर्ण होने के बाद उसी मिट्टी के साथ जड़ और इसको पैक करके इसको फिर ट्रांसप्लांट के लिए चिन्हित स्थल पे ले जाते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी गड्ढे और सारी चीज़ें तैयारी रहती हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। अमित चौधरी, ENB न्यूज, हल्द्वानी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप साख्यान ने कहा कि जिस तरह से आज उपायुक्त कार्यालय के अंदर बिलासपुर में भाजपा के नेताओं ने नारेबाजी की है वो निंदनीय घटना है और कांग्रेस पार्टी उसका खंडन करती है। संदीप साख्यान ने कहा कि इस उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर के अंदर जाकर जिस तरह से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त बिलासपुर के सामने नारेबाजी की है, ये एक अराजकतावादी विचारों की घोषक है। निफा समालखा टीम के द्वारा गो ग्रीन इंडिया कैंपेन के तहत गर्ल ITI समाखला के पौधारोपण आयोजन किया गया, जिसके बारे में बताते हुए टीम के प्रधान ने कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में 2.5 लाख पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत टीम ITI के प्रांगण पहुंची और पौधे लगाए। आज का निफा ग्रुप का एक कार्यक्रम था ITI वार्ड नंबर 6 समालखा में। यहाँ का ITI का स्टाफ अपना नीलम जी और सभी स्टाफ के साथ भाई संदीप जी निफा के जो ये डायरेक्टर हैं और मनिंदर कौर जी और सभी ITI के बच्चों के साथ ये पौधारोपण का कार्यक्रम था। हमारी सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके हिसाब से भी और एक निफा जो पूरे देश में एक मुहिम छेड़ रखी है निफा ने पेड़ लगाने की। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि निफा ने जो ये काम शुरू किया है। जैसे हमारे प्रदेश में और देश में आज हाईवेज काफ़ी निकल रहे हैं, मोदी जी की और गडकरी जी की सोच है बिल्कुल गांव से गांव को जोड़ना और देश और प्रदेश को आपस में जोड़ना, हाईवेज काफ़ी निकालना और वो निकल भी रहे हैं। आज हमारा लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हाईवे निकल रहे हैं। तो हाईवे निकलने से क्या होता है कि रोड पे जो पेड़ आते हैं वो कटते हैं, तो मजबूरी भी है। उसके हिसाब से हमारा गर्मी का जो जैसे आप देख रहे हैं और वातावरण भी खराब हुआ है उसके। रायगढ़ जिले के ग्राम देलारी में स्थित गुरु श्री इंडस्ट्रीज में ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। कंपनी प्रबंधन के द्वारा मजदूर को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा था, जिस वजह से ये बड़ी घटना घटी है। इधर मृतक के परिजनों ने भी कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी डेथ हुई है, आपके क्या लगते हैं? ये मेरा चाचा है। आपके चाचा, उनके भतीजा है? हाँ। क्या घटना घटी थी? घटना तो हमको भी पता नहीं, बोले रहे कि
मतलब कंपनी में काम करने गए थे। कौन से कंपनी में काम करते हैं? ये बोले कि गुरुश्री जो दिलारी में है, हाँ हाँ। तो वहाँ पे काम करने गए थे तो कुछ अल्बेस्टर लोग बोलते हैं हमारे देहात में, उसको लगा रहे थे तो ऊपर से गिरे, ऐसे बोल रहे हैं। हम तो नहीं देखे हैं। गिरने के बाद क्या हुआ? गिरने के बाद वो लोग जिंदा था, उसके बाद अस्पताल लाया, जिंदा अस्पताल। उसके बाद इलाज चला होगा। फिर हमको तो उस टाइम मालूम नहीं हुआ, हमको 3 बजे बताए सूचना दी। कब की घटना है? एक कल की सुबह 10:30 बजे की घटना है, लेकिन आपको कब बताया? हमको शाम को, कल ही शाम को। हाँ, मतलब शाम को 10:30 बजे घटना हो गई थी, आपको शाम को बताया गया 4 बजे। हाँ जी। उसके बाद में अभी जैसे गुरुश्री कंपनी आप बता रहे हैं, हाँ, उनकी डेथ हो गई है, तो अभी कुछ मुआवजा तात्कालिक आप लोगों को दिए हैं? नहीं, हमको अभी तक कुछ नहीं दिए हैं, ना ही उसके मालिक अभी तक देखने आए हैं। मालिक अभी तक देखने भी नहीं आए? हमको पता नहीं मालिक आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमारे सामने जब तक हम हॉस्पिटल में हैं हमारे पास नहीं आए हैं, ना हमसे बात ही नहीं किए हैं अभी तक। तो जिंदल में वहाँ डेथ हुई, उसके बाद आप ही लोग लेके आए हो यहाँ? नहीं, वो लोग पहुँचा कर गए थे, इसके साथ ही जो काम कर रहे थे वो लोग पहुँचाए हैं। वो लोग वहाँ पहुँचाए थे? हाँ। वहाँ से यहाँ कौन लेके आए इनकी डेड बॉडी? हम लोग लाए हैं। मालिक अभी तक नहीं आया? नहीं, मालिक नहीं। गुरुश्री केमिकल्स में मजदूर की हुई मौत के बाद कंपनी के मालिक ने अब तक मृतक के परिजनों का किसी भी प्रकार का कोई सुध नहीं लिया गया है, और मृतक के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि दुर्घटना के बाद कंपनी के मालिक ने पल्ला झाड़ लिया है। वहाँ काम कर रहे मजदूरों ने मृतक को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, और अभी तक कंपनी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मुआवजा राशि मृतक के परिवार को नहीं दी गई है, और न ही कोई मालिक अभी तक उनसे मिलने आया है। जबकि बताया जा रहा है कि मृतक के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ऐसे में उनके सामने भरण पोषण की समस्या सामने आ गई है। अपनी सहयोगी दुर्गा यादव के साथ आलोक पांडे, ANB न्यूज़, रायगढ़, छत्तीसगढ़। रतिया के टोहना रोड का मामला है, जहां पर कावड़ लेकर जा रहे एक कावड़िए से एक स्कूल बस की टक्कर हो जाने पर मामला गर्मा गया, जिसके चलते मौके पर मौजूद कावड़ियों ने स्कूल बस के शीशे तोड़ दिए और मौके पर गुस्साई बस चालकों ने रोड जाम कर दिया। जिला कागड़ा के नूरपुर के थाना नूरपुर के अंतर्गत गनोह चौक पर तेज धारदार हथियार से बाप बेटे के द्वारा 2 युवाओं पर जानलेवा हमला करने के बाद से आरोपी फरार है। इस हमले के मामले में एक युवा के सर पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि दूसरे युवा के बाजू पर चोट लगी थी और वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा था। ये मेरा भतीजा जी विनोद कुमार, जिसको उन्होंने पीटा है। मेरा नाम पवन कुमार, मैं बुगनाड़ा से हूँ, और जो हमारा बच्चा है वो भी 24 साल का लड़का है। वो गुनों में इतना ही गलती करने गए हैं कि ATM से पैसे निकलवाए और जूस पीने लगे हैं, और ये गुंडा लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ निकले हैं, और उन्होंने आते ही इनसे प्रहार कर दिया है। एक लड़के पे प्रहार किया, वो भागा, उसको भी 2-3 जगह पे दातर लगा है, 32 टांके लगे उस लड़के को, तो वहाँ से भाग गया है। जब वो दोबारा वापस आया तो जो विनोद कुमार है उसको JD ने कहा कि मार बेटा मार इसको, तो उसके बेटे ने उसके सिर पे सीधा दातर मारा हुआ है, और लड़का उसी वक्त गिर गया है। जो 4 लड़के थे, एक JD है, जो JD जो है उसका आदित्य डडवाल का बाप है, जो बाप जो कह रहा बेटे को कि मार मार। राहुल है, वो उसका भतीजा है। एक मुंडा है, वो तलाड़े से उसका साला है। बाकी को नाम नहीं मालूम, वो उस लड़के ने दूर से देखा है जो हमको तो इन्होंने मार के फेंक दिया है और वहाँ से भाग गए हैं। जब हमने पठानकोट में लड़के को पहुँचाया है तो डॉक्टर कहता है कि इसको मैं क्या देखूँ, इसकी तो जो BP है वो 0 है। इतना गुंडागर्दी कर रहा है जो दिन भर में शरेआम। ऐसा कोई बाप नहीं है जो कहता है कि बेटा मार इसको। जो इन्होंने आए दिन किसी ना किसी को पीटते रहते हैं, और गुनों का देखो अड्डा इतना बड़ा है, किसी ने भी लड़के को नहीं उठाया मार्केट वालों ने। इतने जो गुंडागर्दी की कोई उनके सामने बोलता तक नहीं है। किसी ने कैमरे की फोटो ही नहीं दी, किसी जिसको भी पूछा हमारी दुकान बंद थी। इतनी दहशत है इन लोगों की। और जो लोग हैं 4 दिन से भगोड़े हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो किसी ना किसी को पकड़ो। कहते हैं कि जो दोषी होता है ना, दोषी तो थोड़ा दोषी होता है, जो जिसको पनाह देता है वो उससे भी बड़ा दोषी होता है। वो 2 दिन में तलाड़ा में ससुराल में रहा है,
तो क्या पुलिस उनको नहीं उठा सकती? उठा सकती। बहुत डबल दोषी हुए जो एक कातिल को पनाह दे रहे हैं, वो क्या दोषी नहीं है? प्रशासन ने ऐसा किया? कोई भी किसी का मेंबर उठाया? नहीं उठाया। पुलिस कुछ नहीं करे। प्रशासन से हमें क्या उम्मीद लगाएं? 4 दिन हो गए हैं और प्रशासन और मांग रहा है टाइम तो हम कार्रवाई करते हैं। कब करेंगे कार्रवाई? सर, हमारे गांव में वो जिस बच्चे के साथ हमला हुआ है वो बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। उसने कोई भी गुनाह नहीं किया और करैक्टरलेस भी नहीं है। इतना अच्छा लड़का है। अगर उसका प्रशासन चाहे तो उसका करैक्टर भी चेक कर सकते हैं कि उसका करैक्टर में कोई दाग तो नहीं है। वो इतना अच्छा नेक इंसान है, मिलनसार है और आज तक उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। सर, हम तो चाहते हैं कि उसके साथ इंसाफ हो। आज एक लड़के के साथ ऐसा हुआ तो कल दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसका गुनाह बताया जाए कि उसने क्या गुनाह किया, किस कारण उसको डांटे कुल्हाड़ियों से पीटा गया, मारा गया। आज वो बच्चा बहुत सीरियस है। सर, हम इंसाफ चाहते हैं सरकार से। दिनों में जो ये मारपीट का जो केस हुआ था तो उसके बाद जो है मारपीट करने के उपरांत जो है आरोपी जो यहाँ से फरार हो गए थे, तो उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 2 टीमें जो है बाहर गई हुई हैं और यहाँ स्थानीय लोग जो है उनके रिश्तेदारों के जहाँ उनका पेशा है कि छापेमारी करके जो हमने का प्रयास किया और उनके मोबाइल की लोकेशन और उनके रिश्तेदारों द्वारा उनसे मोबाइल की जो बातचीत होती है किया है और उनकी तलाश जारी है। आज लोगों में जो है इस बात का रोष था कि वो अभी तक आरोपी जो है पकड़े नहीं गए हैं। उस सिलसिले में ये लोग जो है आज यहाँ अपनी समस्या लेके आए थे। लोगों की समस्या ये हमारी अपनी समस्या है, क्योंकि आरोपी इस तरह से जो है भागना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम उसे जो है अतिशीघ्र जो है उन आरोपियों को पकड़ लेंगे और हम आप पब्लिक को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच चल रही है और हम जो है अच्छे से इकट्ठे करके दोषियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और अतिशीघ्र जो है आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हाई टेंशन लाइन से घर की छत पर आग लग गई। घर पर सूख रहे छत पे कपड़े में जिस तरह से आग लगी उसके बाद कॉलोनी में चीख पुकार मच गई। ये मामला हाई टेंशन लाइन सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चंद्रनगर का बताया जा रहा है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कौशाम्बी जिले में 65 वर्षीय बुजुर्ग को मृतक दिखाकर पेंशन रोकने का मामला सामने आया है। इससे बुजुर्ग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, बुजुर्ग ने जिलाधिकारी से इस शिकायत लिखवाई है तो जिससे हड़कंप मच गया। विकास शर्मा ने मेरी मृतक घोषित कर दिया। कागज में मैंने बीडीओ के पास गया, सेक्रेटरी के पास गया, डीएम के पास गया, कप्तान के पास गया, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। किसने मृतक आपको बना दिया?
विकास शर्मा ने मृतक घोषित कर दिया है। कागज में मैं जिंदा हूँ। क्या बोला है विकास शर्मा? कि तुम मर गए और मुझे डांट कर भगा दिया है। कई बार कहते ये इधर पेंसिल आ रही तुम्हारी कैन कहते वही खाते में आ रही है, और मैं जाता हूँ तो मुझे मारता पीटता है और काका के डांट के भगा देता है और कोई सुनाई नहीं करता। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। के साथ क्या हुआ है? हमारे पति के साथ क्या हुआ है कि आप जिंदा मार डाले हैं। अब मार के अब बताओ का कहते नहीं, अब रिपोर्ट लगा दी कि मर गए। अब हमारे पति जिंदा है। अब हमारे पति जब जिंदा है तो अब साल भर से दौलत पेंसिल के बारे दौलत है, और जब जिंदा मार डाले तो कहाँ से वो कहाँ से पेंसिल नहीं मिल रही। अब बहुत परेशान है। धौड़ के सालों दौलत है, एहू के लगे जाते एहू के लगे जाते। अब हमारे पति को पेंसिल नहीं मिल रहा। अब जब वो जिंदा मारने का कोई सवाल ही नहीं ना। अब हम पति पत्नी वाले हैं, अब मार डाले ने तो कैसे काम बनी। एक शिकायत किया है आपने? हाँ, बहुत किया है। अब मंझनपुर में किया है, हियो एक जन से किया है, सगले कार के डीएफ के लगे, कप्तान के लगे, मंझनपुर सगल दे चुके हैं। तो यह हम साहेब जैसे सरकार तो दे रहे हैं, तो तुम तो को देत नहीं रहे भाई। हाँ, तो कहते कैसे ये काम मानी, हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा सोनिया देवी। ये कड़ा ब्लॉक का एक व्यक्ति का है, लाभार्थी है वो, उसको पेंशन मिल रहा था, लेकिन कागज में मृतक दिखा दिया, लेकिन वो मृतक है नहीं। तो इसमें ब्लॉक स्तर से, एडीओ पंचायत से और किस लेवल पे, जो भी लेवल पे आया है कागज, गलत रिपोर्ट जो आया, उसके क्रम में बहुत सख्ती से कार्रवाई होगा इसमें, क्योंकि ये गलत तरीका है सरकारी योजनाओं को गलत लोगों को पहुंचाने का, बहुत ही गलत तरीका है। इस पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। पीलीभीत से कांवड़िए मोटरसाइकिल से जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। तीनों कांवड़ियों की मोटरसाइकिल आवारा पशुओं से टकरा गई। तीनों कांवड़िए बुरी तरह से घायल हो गए। उनके उपचार के लिए स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां डॉक्टरों ने 2 कांवड़ियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि मृतक दोनों मामा भतीजे बताए जा रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में कंप्यूटर ऑपरेटर लघु सचिवालय पर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 जुलाई से एक धरने पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जब तक नहीं मांगती है, ये धरना जारी रहेगा। कोई भी कर्मचारी साथी काम पर नहीं जाएगा। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जी, इनको लेकर हम पिछली 15 जुलाई से हड़ताल पे हैं। सरकार हमारी कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने भी सरकार को क्लियर कर दिया, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम 15 तारीख से बैठे हैं जी, 15 जुलाई से, आज 16वां दिन है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई हम लोग जो लगे हुए हैं वो 20-20, 25-25 सालों से DITS के माध्यम से लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि DITS का कोई बजट नहीं है, सरकार DITS के बजट का प्रावधान करे और DITS का केंद्रीकरण करे, क्योंकि हमारे काफ़ी जिलों में साथियों को समय पे सैलरी नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा इशू है। सरकार से बात हुई है? सरकार की हमारे 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी कोई संतोषजनक जवाब जो है सरकार की तरफ से नहीं आया है, और ना ही हमारी वो मांग मानने के लिए तैयार है। हम ये चाहते हैं कि भी सरकार इतने साल की सर्विस को देखते हुए हमारी सेवाओं को नियमित करे, हमें पक्का रोजगार मुहैया करवाए। हमारी ये मुख्य मांग है जी। अगर सरकार नहीं मानती है हमारा आंदोलन है, ऐसे ही चलता रहेगा। कल हमारा प्रदेश के सभी मंत्रियों के ज्ञापन का प्रोग्राम था, और आज हमारी प्रदेश की और जिला अध्यक्षों की मीटिंग है करनाल में 2 बजे। वहां हम किसी निर्णायक फैसले पे जाएंगे। हो सकता है भी मुख्यमंत्री तो मान नहीं रहे, हो सकता है हमें प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए हम दिल्ली जाना पड़ जाए। मंशा क्या लगती है सरकार की मंशा ढुलमुल रवैया है जी, वो अपनी हटे धर्मिता पे अड़ी हुई है। लेकिन
कम से कम उनको ये देखना चाहिए, ये कर्मचारी 20-20, 25-25 सालों से लगे हुए हैं, ना शनिवार की छुट्टी होती है, ना रविवार की छुट्टी होती है, ना किसी दिन जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन छुट्टी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो रोजगार है उसको आप सुरक्षित कर। हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर लगाए जाने वाले समाधान शिविरों में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का निस्तारण भी हो रहा है। हमारा रफली 70% के आसपास निराकरण है, 70 के आसपास, तो 72% के आसपास शायद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। 100% चीज़ें तो नहीं हो सकती, बिकॉज़ कि आपकी पेंशन ही लगा दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो केस बन के जाएगा, ऊपर जाएगा, वहाँ से डेटा पुश होगा, फिर कोई घर में जाएगा, कंसेंट लेगा, या प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा घर बनवाया जाए तो वो केस बन के जाएगा। वो कुछ चीज़ों में आते आते वक्त लगता है। पैमाइश करवाई जाए, है ना, या अवैध कब्जा हटवाया जाए, वो पैमाइश होगी, फिर केस लगेगा 7 में, और फिर उसका आदेश आएगा, तो कुछ चीज़ें तो बाद में होने की हैं, कुछ चीज़ें तुरंत होने की हैं, वो निराकरण हम उनका तुरंत कर रहे हैं। तो डेली लगता है, बल्कि हमारा तो 9 से 11 का टाइम जैसे सरकार की तरफ से, हमारा तो 12 साढ़े 12 तक स्पिल ओवर होता है। हमारा समाधान शिविर तो 12 बजे के बाद तक चलता है यहाँ पे। सर अक्सर धान शिविर के बाद में भी ऑन रोड भी आप लोग, अब वो ऐसा है कि मैं तो यहाँ देखता हूँ हर रोज, तो समाधान शिविर में घूम के फिर इधर आ जाते हैं। तो मैं पूछता भी हूँ, यार तुमको मैंने ऊपर देखा था, तुम थे? हाँ जी थे। तो मैंने बोले सोचा चलो अलग से भी मिल लेते हैं। अब क्या ही करोगे ऐसे लोगों का, कुछ लोगों को शौक होता है ना, जिसकी गाड़ी खड़ी देख के उधर चल दो, तो थोड़ा धीरज कम है। भी ऊपर घूम के आए हैं तो थोड़ा सा लार्जली तो इसमें एक तो PPP से रिलेटेड थी, इनकम वगैरह ठीक करना, और क्रेडिट वाली, और दूसरा जो सेवा वाला डिपार्टमेंट है पेंशन्स वाला, DSW और DW, वो थी, और तीसरी फिर कॉरपोरेशन से रिलेटेड कुछ थी, ID से रिलेटेड। उनमें हमारा डिस्पोजल अच्छा है, क्रिड में भी और नगर निगम में भी डिस्पोजल हमारा 80% से ऊपर है। जो बाकी और मिसलेनियस रहती हैं, जैसे पुलिस से रिलेटेड एग्जाम्पल पुलिस की, अब पुलिस का तो FIR होगी तो फिर केस चलते चलते चलता रहेगा, फैसला अदालत से होना है, वो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो तुरंत। NHM कर्मचारियों ने अब मांगे न माने जाने पर हड़ताल का फैसला किया है। आपको बता दें, पहले कर्मचारियों ने सोमवार तक हड़ताल पर रहने का फैसला किया था। सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। अब मांगे न माने जाने तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में NHM के 350 कर्मचारी शामिल हैं। प्रमुख मांगे तो वही है जो 26 तारीख को थी। 26 तारीख से जब हमने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, तो उस दिन से आज तक सरकार ने कोई बात नहीं की है। प्रमुख मांग यही है कि 20-20 साल से हमें काम करते हो गए, हमें नियमित सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। NHM जब तक रेगुलर नहीं होगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कितनी बार सरकार से बात हो चुकी है और क्या सरकार द्वारा? नहीं, 26 तारीख को लास्ट बात हुई थी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है और ना ही हमें सरकार की तरफ से ऐसा कोई न्योता मिला है। लेकिन आज कह रहे हैं अभी 4 बजे सरकार ने बुलाया है, हमारे MD साहब ने बुलाया है कि 4 बजे वार्ता के लिए। उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे यही है, एक तो रेगुलराइजेशन की है, दूसरा हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सबको कैशलेस की और वो सुविधाएं हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी जाती। मेडिकल हमें कोई भी हमारे मेडिकल की सुविधा नहीं है जिसमें हम अपने बुजुर्गों का, माता पिता का इलाज करा सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके, वो सारा हमें जेब से ही पे करना पड़ता है। तो मेडिकल में काम करते हुए मेडिकल की फैसिलिटी सरकार नहीं दे रही है। दूसरा 7th पे कमीशन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस टाइम पे 2021 में अनाउंस किया था, संवैधानिक मंजूरी दी थी उसकी। 2021 से 24 चला गया, आज तक मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो नहीं पूरा हुआ। उस टाइम तो हमने डिमांड ही नहीं की थी, हम कोरोना में काम कर रहे थे, हमें कोरोना योद्धा का टाइटल देके 7वां पे कमीशन दिया गया था, लेकिन आज तक वही नहीं लागू किया गया 3 साल के बाद भी। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, हड़ताल करना मजबूरी है हमारी। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम दरी पे बैठे हैं, कोई भी साथी इधर नहीं जाने वाला। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। हम जो है सालों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम कॉन्ट्रेक्चुअल है, हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है।
हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हुए भी हमारे को स्वास्थ्य संबंधित कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, हमारे को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं है। अगर हम या हमारे घर वाले बीमार हो जाते हैं तो हमारे को इलाज करवाने के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, आयुष कैशलेस कुछ भी नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि हमारे को कैशलेस दिया जाए, ये हमारी बेसिक नीड है। रेगुलराइजेशन तो है ही, पहली डिमांड रेगुलराइजेशन, दूसरी डिमांड हमारी जो है हमारे को कैशलेस दिया जाए, तीसरी डिमांड हमारी जो है जो महिलाओं के लिए है सीसीएल। जब रेगुलर में सीसीएल है, आवश्यक होगा तभी तो रेगुलर में आपने सीसीएल लगाया है, तो क्या हमारे बच्चे नहीं है? कब से हड़ताल कर रहे हैं? तो हम 26 तारीख से हड़ताल पे कर रहे हैं। 25 तारीख को हमारी मीटिंग थी, वहाँ पे हमारी मांगे नहीं सुनी गई, मानना तो दूर की बात है, सरकार ने ढंग से सुना भी नहीं। तो हमारी 26 से चल रही है। अभी हमने वैसे तो 4 दिन का अल्टीमेटम दिया, लेकिन 4 दिन का मतलब 4 दिन नहीं है, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्चुअल से रेगुलर नहीं होती। जय हिंद सेना सुप्रीमो नवीन जय हिंद और उनके कई साथी रोहतक स्थित कम्बू से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवीन जय हिंद ने कहा कि वे और उनके साथी कोई पहली बार कावड़ लेने नहीं जा रहे हैं, वे अब 3 कावड़ ला चुके हैं जो भोलेनाथ के साथ प्रदेश के भाईचारे, सुख समृद्धि और शांति को समर्पित थी। कावड़ लेके आएंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवानों को एक अपील है, ये खासकर उन लोगों को जवाब देने के लिए कि जो कावड़ यात्रा को जो लोग पाखंड बताते हैं उनको इस तरीके से जवाब देना जरूरी है, क्योंकि 20 करोड़ लोग हरियाणा से ही अकेले करीब 20-25 लाख नौजवान कावड़ लेके आते हैं, लेकिन अगर कुछ 15-20 कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं तो कावड़ियों को बदनाम किया जाता है। तो इसलिए मैं कावड़ियों से भी अपील करूंगा, सारे नौजवान भाइयों से, अगर आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं है और सबको डिसिप्लिन में रहना है, और जब जल उठा रहे हैं तो नशे के खिलाफ और अपराध के खिलाफ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना है। और उससे पहले हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लेके आए थे, और इससे पहले भाईचारे के लिए 2018 में जब हम कावड़ लेके आए थे। तो ये कावड़ यात्रा सबके भले के लिए है और उनको सद्बुद्धि दे जो कावड़ यात्रा को पाखंड बताते हैं, खासकर उन लोगों को जो अपने एसी के कमरे से सामान्य कमरे में जाने तक में भी परेशानी समझते हैं और कई सौ किलोमीटर 250, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से नौजवान चल लेके आते हैं। तो हमारा तो यही मैसेज है कि नौजवानों को नशे से, क्योंकि ये नशा और अपराध जो भी है ये सही नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है और किसी व्यक्ति के भी लिए नहीं है। और ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ सबसे कि भाई सब डिसिप्लिन में रहे, भाईचारे से काम। दिल्ली में हुए राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश किए थे, जिसके चलते इंदौर के जिला प्रशासन की टीम ने कोचिंग संस्थानों की जांच की। एसडीएम और इंदौर नगर निगम फायर सेफ्टी ऑफिस मिलकर शहर के विभिन्न इलाकों में जांच कर रहे हैं। सर, बेसमेंट में जो गतिविधियां, व्यवसाय गतिविधियां संचालित होती, किस तरह की आपने जांच की और कहां क्या मिला है? अभी आयुक्त महोदय का सुबह मैसेज आया हुआ था कि जितने भी भवन अधिकारी हैं अपने जोन क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों, होटलों और हॉस्पिटलों को चेक करेंगे कि बेसमेंट में किस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, उसकी सूची बनाएंगे। तो अभी मेरे द्वारा अभी 2 कोचिंगों का निरीक्षण किया गया। एक कल्प वृक्ष कोचिंग सेंटर है जो गीता भवन चौराहे पर है, और दूसरा अभी साउथ टोगंज में अभी रेजिडेंस पर ही है। तो यहाँ पर कल्प वृक्ष में देखा गया तो बेसमेंट में पार्किंग यूज़ हो रहा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं पाया गया। और अभी रेजिडेंस में जो अभी मैं आया था तो यहाँ पर देखा गया कि 3 रूम और 4 रूम है। तो इसमें इनका कहना है डायरेक्टर साहब का कि विगत 3 दिनों से हमने यहाँ पर बंद कर रखा है, तो उसकी भी जांच करेंगे और जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो आपने क्या सीसीटीवी फुटेज चेक किए यहाँ पर कि क्लास चालू थी? क्योंकि मीडिया जब पहुंची जब क्लास चालू थी। नहीं, अभी मैंने सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा है। मैं तो जब आया तो यहाँ पर नीचे रूम खुला है तो खाली रिक्त पाया गया। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि क्लास तो बनी हुई नीचे? वो आयुक्त महोदय द्वारा जैसे निर्देश दिए जाएंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और कहाँ किस तरह के निरीक्षण का आपको कहा गया? हॉस्पिटल्स और होटल्स हैं, इनके बेसमेंट।
सीहोर जिले के बुगनी नगर में एक युवती उफनती नर्मदा नदी में पुल के नीचे कूद गई, जिसकी सूचना पर पुल पर तैनात एक रक्षक नर्मदा में नाव चला रहे केवट को दी गई, जिसने 3 किलोमीटर दूर नर्मदा घाट पर युवती को बचा लिया। नगर निरीक्षक चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि युवती बुगनी के वार्ड नंबर 15 की रहने वाली है। आज दोपहर की बात है, अपने पत्रकार साथी हैं कयूम भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि एक लड़की नर्मदा ब्रिज से कूदी है, उसका उन्होंने वीडियो बनाया है और अभी वो बह रही है। इस पर पुलिस टीम भेजी गई और गांव से भी संपर्क किया गया, तो ग्राम ग्वाड़िया में गांव वालों ने नाव लगाकर उसको बचा लिया है और वो सकुशल वापस आ गई। सर ये युवती कहाँ की है और क्या परेशानी कुछ बताया इसमें? ये कंचन केवट है जमुनिया की। अभी उसको महिला प्रधान रक्षक उससे बातचीत कर रही है, उससे बातचीत के बाद क्या कारण निकलता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर के सड़कों के किनारे नियोजित रूप से पार्किंग किए जाने के मामले में नैनीताल रोड का एक सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान भी किए। इस दौरान शहर में नैनीताल रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगहें तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारे आरटीओ मैडम तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जहां पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, आरटीओ मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहां पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। सर हॉस्पिटल के बाहर से भी गाड़ियाँ लगी हैं तमाम जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल के बाहर थी पार्किंग होने के बावजूद वो रोडों में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश हैं कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और उसको भी हम लोग प्राधिकरण के माध्यम से चेक करा रहे हैं। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती है और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फुट वैन भी ऐसी लगी हुई है जिनमें उनके कागज भी हैं और आपके उनमें कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरी कार्रवाई की जा रही है?
फूड वैन्स में काफ़ी कार्रवाई होती है। अगर वो हमारे यहाँ एज अ फूड वैन नहीं रजिस्टर्ड हैं तो उन पे जो कार्रवाई की जाती है, जो पेपर्स कंपल्सरी हैं वो ना होने। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी के निर्देशों के क्रम में शहर में विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। वर्षा काल में डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। विशेषकर डेंगू रोकथाम के कार्यों की धरातलीय निगरानी के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी सोनिका ने 33 अधिकारियों को निगरानी रखने के लिए अलग अलग वार्ड आवंटित किए गए हैं। सीएमओ साहब भी यहाँ पे हैं और एक हमें ऑफिशियली भी जो हमारा डेटा आया हुआ है उसके क्रम पे हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान 75,000 रुपए का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननूनखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा जाके हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील है, वहाँ पे हमारी टीम जा जाके इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको निकाल दिया जाए, भरने ना दिया जाए, जिससे कि लार्वा ना पैदा हो उसमें और जो डेंगू का मच्छर है उससे बचा जा सके। ऋषिकेश में भी इसी तरह से करीबन 8 संवेदनशील एरिया हैं जो हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे लार्वा मिला, इसलिए उसको हम संवेदनशील कह रहे हैं उस क्लस्टर को, और हमारी टीम जा जाके लोगों को वहाँ भी अवेयर कर रही है। इसके अलावा भी सभी से मेरी यही अपील रहेगी कि पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे ही बरसात होती है उसके बाद आपके जो गमले होते हैं, जो नीचे जो सॉसर जो उनके नीचे रखने का होता है, या आपके कूलर्स हो गए या आपके गमले हो गए, उनमें पानी भर जाता है और वो पानी जब धूप आती है बरसात के बाद और कुछ समय तक अगर धूप रहती है तो लार्वा पनप जाता है और उसके बाद डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। तो सब लोग अपने घर में कम से कम 1 या 2 दिन हफ्ते में पानी सफाई कर लें, जिससे कि ये जो डेंगू का मच्छर है वो उत्तराखंड के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा पंचायती राज निदेशालय देहरादून में एक राज्य एक चुनाव के तर्ज पर स्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। तो वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन दिया है। अभी हम 15 दिन से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, इनका कार्यकाल 2 साल बढ़ाया जाए। और 2 साल बढ़ाने का जो पूरा कानूनी आधार है वो भी हमने सरकार के सम्मुख रखा। पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन सरकार किसी भी नतीजे पर अभी तक भी नहीं पहुँची है। इस तारीख को सारे उत्तराखंड के 89 विकास खंडों में विकासखंड कार्यालयों पर तालाबंदी का कार्यक्रम है और 3 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। जो है पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए धरना दिया जा रहा है और जो है अध्यक्ष जी भी उसमें समर्थन कर रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं। देखिए, विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज नगर परिषद तरनतारन में तैनात क्लर्क वरिंगर उर्फ बिक्की को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।